स्टूडेंट, आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। इसका बहुत उपयोग है, उसमें आप एक्सेलरेशन पढ़े होंगे। तो एक्सेलरेशन को पैदा करने वाला फोर्स होता है और उसी फोर्स का अध्ययन करेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिया है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। उसका अध्ययन करेंगे। उससे रिलेटेड अभी फोर्स क्या होता है वो बताएंगे कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स तो रोज़ आप देखते हैं, कोई गाड़ी रुका हुआ है, कहता जाए धक्का मार दो, तो धक्का मारना क्या है, वो एक फोर्स लगाना है। यही ये देखते हैं हर चीज़। ये कोई चीज़ उठा रहे हैं तो क्या हुआ, हम उठा रहे हैं तो उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, रोज़ डेली लाइफ में देख रहे हैं। तो उससे संबंधित तो वही सब अध्ययन करेंगे। तो पहले फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल काउज है, बाहरी कारण है जो कि किसी भी बॉडी के इनिशियल स्टेट को चेंज करता है। अगर बॉडी मान लीजिए रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन दे देता है, एक्सेलरेटेड मोशन में ला देता है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर एक्सेलरेशन नहीं देगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे सर्किल पर घूमता है तो ये सर्किल पर घूमता है यूनिफॉर्म मोशन से, तो इसमें भी एक फोर्स लगता है जो कि लगता है इधर सेंटर के। तो इसे पढ़िएगा आप, सर्कुलर मोशन जब पढ़िएगा तो इसके डायरेक्शन हर जगह इसका वेलोसिटी चेंज होता है। ये कहता है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म, लेकिन हर जगह इसका टेंजेंट के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है। तो इसके डायरेक्शन को हर पॉइंट पर चेंज करने वाला कौन है, यही फोर्स है, यही फोर्स है। तो इसलिए फोर्स को वही चीज़ अध्ययन करेंगे हम लोग। तो फोर्स जनरली 4 तरह का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि हर बॉडी, आप पढ़िए ग्रेविटेशन में जाकर पढ़िएगा कि हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को खींचता है। और उसका एक फार्मूला छोटा सा भी बता देते हैं, ज़रूरत नहीं है। F बराबर क्या होता है, G m1 m2/r²। ये हो गया, कोई एक बॉडी है ऐसे और ये एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है और इसके बीच का दूरी मान लीजिए r है। समझ गए ना। तो यही फोर्स लगता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये इधर खींचता है, ये बताएंगे कैसे खींचता है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। एक हो गया, समझिए। तो ये कि इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सब पढ़िएगा आप। ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटेशनल जी होता है और मास, ये दोनों बॉडी का बीच का डिस्टेंस हुआ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को खींचता है। समझिए। तो अब ये हो गया। अगर मान लीजिए पृथ्वी भी एक बॉडी है, पृथ्वी भी किसी चीज़ को, अर्थ जो है किसी चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो वो उसका क्या होता है, पृथ्वी के बदले में हो गया ये जी हो गया और अर्थ के बदले में मास हो गया ये एम हो गया और ये रेडियस लेते हैं, रेडियस का स्क्वायर। समझ गए ना। अगर ये अपने अर्थ के, जैसे यहाँ पर रखा हुआ है कोई चीज़, तो ये अपने अर्थ की तरफ सेंटर की तरफ खींच रहा है, सब अर्थ अपने तरफ। तो ये जो होता है जी, ये जो होता है Gm r² जो होता है, यही होता है। ये मास को पर ये फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं जी। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। जी क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू। इसके जी का वैल्यू कितना होता है, इस जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर/सेकेंड²। ऐसे प्रॉब्लम में देखिए कभी 10 ले लेता है, क्योंकि ये सरल करने के लिए। तो 10 मीटर/सेकेंड² देखिएगा लिख देता है। तो ये हो गया, इसी को कहते हैं जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे वेट हम कहते हैं 10 kg, ये जो लिखते हैं तो 10 क्या हो गया गुना ये जी। तो ये वेट यही होते 10 हो गया मास, जी हो गया ये वेट। तो ये हो गया, ये न्यूटन्स इसका यूनिट होता है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स। समझे। SI यूनिट में 10, ये हो गया मास kg, ये हो गया न्यूटन पर, सॉरी जी हो गया 9.8 मीटर/सेकेंड²। तो इसको गुना करते हैं तो ये हो जाता है न्यूटन, इतना वेट बोलते हैं। समझ गए। तो ये सब चीज़ पढ़ लिए। अच्छा, उसी तरह एक बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स होता है, कोई चार्ज पार्टिकल है
जिस पर एक Q1 एंड ये 12 में पढ़िएगा, Q1 Q2 चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस r² है, समझिए। तो यहाँ पर ये K कांस्टेंट होता है, इसका मान होता है, तो ये सब जानिएगा 12th में। तो ये फोर्स अगर सेम फोर्स रहता है, प्लस चार्ज रहता है, तो अट्रैक्शन के बदले रिपल्सन करता है, और एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यह पृथ्वी वाला बात नहीं, अर्थ वाला बात नहीं है, इसमें दोनों चीज़ होता है, रिपल्सन भी होता है और अट्रैक्शन भी होता है। तो यही हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़िएगा। उसके बाद पढ़िएगा आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, तो देखते करते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, एक प्रोटॉन प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को खींचता है, तो वही न्यूक्लियर चार्ज फोर्स हो गया। वीक फोर्स पढ़िएगा आप केमिस्ट्री में, वैंडरवाल्स इक्वेशन ये कुछ है, उसमें पढ़ते हैं वीक फोर्स। तो ये सब तो थोड़ा दे बता दिए ये सब क्या होता है। मेन जो हमको अभी पढ़ेंगे जनरल फिजिक्स में, वो क्या क्या चीज़ हमको आएगा, तो उसमें एक आएगा टेंशन, उसके बाद एक नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स आएगा, एक स्प्रिंग फोर्स आएगा, ये सब का चीज़ के बारे में। तो ये टेंशन क्या होता है भाई, टेंशन जो होता है, कोई भी चीज़, जैसे एक आदमी यहाँ है, बहुत सा आदमी है, एक इधर भी आदमी है, ये भी आदमी है, ये भाई भी आदमी बना दिए। अब यहाँ एक क्या है, स्ट्रिंग है या रस्सी जिसको कहते हैं, हाथ में रस्सी है, एक ये खींच रहा है उसको इधर, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है इधर। तो यहाँ पर क्या डेवलप होता है, टेंशन। तो जहाँ भी रस्सी आएगा या स्ट्रिंग आएगा वहाँ टेंशन ही होगा, कंप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि रस्सी को अगर कंप्रेस करिएगा, चापिएगा तो क्या होगा, घुरमुरिया के एक जगह हो जाएगा। तो इससे जहाँ भी थ्रेड आएगा या स्ट्रिंग आएगा या चेन आएगा, वहाँ पर टेंशन होगा। अब टेंशन का उदाहरण देखिए कैसे लगता है, कैसे शो करना है। जैसे यहाँ पर ये है सीलिंग, ये सीलिंग हुआ, यहाँ से कोई चीज़ लटका दी है, ये चीज़ लटका दी है, ये क्यों नहीं गिर रहा है, ये क्यों नहीं गिरता है, इसका वेट अभी बता दिए कि मास लगता है इसे, mg वेट लगेगा, पृथ्वी इसको खींचेगा, अर्थ इसका मास अगर m है तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, तो इस पर एक फोर्स रहेगा। तो अगर यहाँ से काट देते हैं तो क्या गिर जाता है। तो रोकने वाला कौन है, यही टेंशन। ये जो रस्सी पर जो है इस तरफ एक टेंशन लग रहा है जो कि इसको रोके हुए है, कट्टे नहीं गिरने देता। और यहाँ से क्यों नहीं उखड़ रहा है, यहाँ भी एक टेंशन लग रहा है इस जगह, ये खींच रहा है उसको इधर, वो खींच रहा है उसको इधर, इसलिए इसको इस तरह शो किया जाता है। अवे फ्रॉम द बॉडी, जिस बॉडी पर टेंशन शो करिएगा उस बॉडी से अभी यहाँ देखिए शो कर रहे हैं तो उससे दूर दिखा रहे हैं, इसको भी दूर दिखा रहे हैं, समझ, यही टेंशन हो गया। बहुत उदाहरण टेंशन का है, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन, मान लीजिए यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक रखा है यहाँ, इसी में एक ये फिक्स इंक्लाइन प्लेन मान लीजिए, यहाँ रस्सी लगा दी है, धागा लगा हुआ है, तो ये तो चाहेगा इधर गिरना, लेकिन ये टेंशन के कारण उसको रोके हुए, इस पर भी टेंशन इधर लग रहा है। तो यही सब टेंशन का उदाहरण है, टेंशन का ढेर सारा उदाहरण है। तो टेंशन जहाँ भी आएगा वहाँ टेंशन होगा, जहाँ भी स्ट्रिंग आएगा तो वहाँ पर, जैसे पुल्ली है, अब पुल्ली से देखिए, पुल्ली का प्रॉब्लम पढ़िएगा, तो ये पुल्ली लटका हुआ है यहाँ, इससे देखिएगा यहाँ 2 ब्लॉक लटका हुआ, ये सब पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, M1 M2 ब्लॉक मान लीजिए दोनों बराबर, M1 बराबर M2 है, तो कोई मोशन नहीं होगा। अगर M1 M2 डिफरेंट होगा तो ये पुल्ली नाचने लगेगा, जो भारी होगा उधर जाने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पुल्ली पर लगेगा एक टेंशन इधर, और इस पर मास पर, अब पुल्ली पर ऐसे टेंशन लगेगा, इस पर फिर ऊपर टेंशन, इस पर ऐसे लगेगा, यहाँ लगेगा ऐसे टेंशन, यहाँ भी रस्सी है, ये थ्रेड है, यहाँ इस पर ऐसे लगेगा। तो यही टेंशन को इस तरह शो किया जाता है, समझ गए ना, टेंशन को शो किया जाता है अवे फ्रॉम द बॉडी, समझ गए ना। और जैसे यहाँ लिखा है अवे फ्रॉम द बॉडी, ये छाता की तरह दिखाते हैं, ये तीर की तरह दिखाते हैं, ये तीर की तरह दिखाते हैं, तो ये सब टेंशन का केस है। अच्छा, टेंशन जब लगेगा, सेम रस्सी है, सेम है, तो उस पर सेम लगेगा टेंशन हर जगह, और इसको मासलेस एज्यूम किया जाता है। बताएंगे, फॉर्मूला निकाल दिखाएंगे कि मास पर कैसे टेंशन डिपेंड करता है,
समझ गए ना। अब तो नेचुरली है कि जैसे जैसे ऊपर जाइएगा क्या होगा, इसका मास बढ़ता जाएगा, तो टेंशन भी क्या है, यहाँ कम होगा, यहाँ यहाँ वज़न ज़्यादा होगा। अगर इसका मास लेंगे तो इसका वज़न पर यूनिट लेंगे बढ़ते जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन होगा, यहाँ मिनिमम टेंशन होगा। तो ये इसको जब पढ़िएगा इसमें तो मासलेस मान के पढ़ा जाता है। और मासलेस है ना स्मूथलेस, समझ गए ना। तो इसको मासलेस मान के पढ़ा जाता है। तो सेम रस्सी अगर होगा, सेम थ्रेड होगा, तो सेम टेंशन होगा। मान लीजिए यहीं पर ये चीज़ है, ये लगा दी, लटका दी, इसमें एक और लटका दी ऐसे, तो इसका टेंशन अगर टी लेंगे, T1 लेंगे, तो इसका मानेंगे T2, क्योंकि सेम बदल गया तो T2। अगर सेम रहेगा, एक ही रहता, तब अलग टेंशन दिखाते। तो ये और सब, तो ये समझ गए टेंशन, अब समझ गए। अब एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बताते हैं। दो बॉडी अगर कांटेक्ट में हो, तो कांटेक्ट सरफेस पर दोनों बॉडी एक दूसरे पर लगाता है फोर्स, उसी को कहते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। न्यूटन साहब बोले हैं, थर्ड लॉ में पढ़िएगा, कि ए बॉडी अगर बी पर लगाता है कोई फोर्स, तो बी भी लगाता है ए पर फोर्स, उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होता है। अगर एफ फोर्स ए लगा रहा है बी पर, तो बी लगाएगा एफ पर माइनस एफ फोर्स। अगर एफ लगा रहा है, ये इस तरफ लगा रहा है, एफ लगा रहा है इस तरफ, एफ को खींच रहा है, ये एफ इधर, तो इधर से लगेगा माइनस एफ फोर्स, माने उल्टा डायरेक्शन। एफ माइनस सब एफ नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो ये होता है। तो वही चीज़ वहाँ होता है, तो यही चीज़ यहाँ पर होता है। जैसे ये कोई चीज़ ज़मीन है, इस पर एक ब्लॉक रख दिए, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, वो लगेगा इनटू द बॉडी। ये लगाएगा, ये सरफेस, दो सरफेस टच कर रहे हैं, एक इसका सरफेस है और एक इसका सरफेस, तो ये सरफेस इस पर लगाएगा ऐसे नॉर्मल, इसको बोलते हैं, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है नॉर्मल फोर्स। ये उसको लगाया तो ये ऊपर वाला पर, ये इस पर ऐसे लगाएगा, ये न्यूटन्स लॉ से। ये एन उस पर लगाया तो ये भी इस पर एन लगाएगा, समझ गए। तो इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये एन जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये बशर्ते कि सरफेस फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। जब फ्रिक्शन होगा तो आप पढ़िएगा कि कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाता है, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होता है और एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये फ्रिक्शन में बताया जाएगा। तो अभी यही मान के चलना है, यही मान के प्रॉब्लम भी आएगा कि सरफेस इज एज्यूम्ड टू बी क्या कहते हैं, स्मूथलेस। तो उस केस में आप नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लीजिएगा जो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, समझ गए ना। तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहीं भी लगा। टेंशन कब होगा, जहाँ पर लटकेगा कोई चीज़ रस्सी से, या वहाँ पर टेंशन होगा। और जब यहाँ पर कहीं भी कोई चीज़ स्पर्श में हो, जैसे मान लीजिए दीवार है, ये वॉल है, इसमें एक तो हम ब्लॉक को ऐसे लगा दी, साट दिया, इधर से एक फोर्स लगा चाँप रहे हैं इधर से, तो इसको इधर चाँप रहे हैं, तो यहाँ भी लगेगा आपको कांटेक्ट फोर्स। ये एफ लगा तो इसी के बराबर यहाँ लगेगा एन लगेगा, समझे। और इस पर ये लगा रहा है एन, तो इस पर भी ये लगाएगा एन इस पर। तो ये भी हो गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ये नहीं कि ज़मीन पर रखा हुआ है उसी केस में होगा, नहीं, जहाँ भी रहेगा कांटेक्ट में रहेगा। तो कांटेक्ट में अगर इसको हटा लेगा तो फोर्स रहेगा तो गिर जाएगा। तो ये इसको चाँप रहा है तो उल्टा उस पर लग रहा है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स सब समझ गए होंगे। जो दो बॉडी अगर कांटेक्ट में हो तो उस दो बॉडी के सरफेस पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगता है और एक दूसरे पर बराबर लगता है। और ये क्या होता है, इनटू द बॉडी, ये बॉडी के अंदर जाता है। ये बॉडी है, इसके अंदर जा रहा है, ये इसके अंदर जा रहा है। ये उसमें क्या देखे, अवे टू द बॉडी। इसमें टेंशन में क्या देखे, अवे फ्रॉम द बॉडी। इस बॉडी को खींच रहा है तो उससे दूर खींच रहा है। और इसमें क्या है, इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर, समझ गए। तो कांटेक्ट फोर्स समझ गए। तो अब देखिए जैसे कांटेक्ट फोर्स का और उदाहरण देते हैं। जैसे ये चीज़ है, ये धरती पर रखा, ये फ्लोर पर रखा हुआ है, ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, और तो क्या होगा, या कई गो सरफेस, कांटेक्ट सरफेस, एक सरफेस यहाँ और दो ठो
जोड़ा सरफेस होगा हमेशा, एगो इसका सरफेस एगो इसका सरफेस। तो अब यहाँ भी लगेगा, एक इसके द्वारा लगेगा इस पर और इसके द्वारा लगेगा इस पर। अगर N1 ये लगा रहा है तो ये भी N1 इस पर लगाएगा। यहाँ अब देखिए, यहाँ पर अगर ये N2 लगा रहा है N2, तो ये भी लगाएगा N2। उसी तरह 3 को ले लीजिए, यहाँ भी वही हाल होगा। यहाँ ये अगर N3 लगाएगा तो ये ऊपर लगेगा N3। समझ गए ना? अब बाद में बताएंगे इस और क्या क्या चीज़ लगेगा, जब फ्री बॉडी डायग्राम बताएंगे, ये सब बताएंगे। तो ये खाली एक एक फोर्स लगेगा तब तो ये चलने लगेगा, तब तो ये इसको धंसा देगा। नहीं, इसका वेट भी लगेगा, इसका वेट लगेगा, मास इंटू वेट लगेगा, इसका भी वेट लगेगा नीचे के डायरेक्शन। वेट हमेशा कब कहाँ लगेगा? अर्थ से उसको, पृथ्वी इसको खींचेगा। वो चीज़ को ढेला ऊपर से फेंकते या पत्थर तो क्यों गिर जाता है? अर्थ उसको, पृथ्वी उसको अपने अर्थ जो है उसको अपने सेंटर की तरफ खींचता है। समझ गए? तो यहाँ पर सब जगह उसका वेट लगेगा। तो ये सब अभी फ्री बॉडी डायग्राम में समझाएंगे। ये हो गया 2 कॉन्टैक्ट फोर्स, समझिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इसको बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स जो हो गया, और उसी का ये होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। जब फ्रिक्शन लेस होगा सरफेस, तब दोनों सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, और वो लगेगा इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर लगेगा। और टेंशन में क्या लगता है? अवे टू द बॉडी, बॉडी से दूर खींचता है। तो ये 2 हो गया। अब स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग देखे होंगे, सॉकर मोटरसाइकिल पर बैठे होंगे या गाड़ी पर, ये सॉकर है। तो ये स्प्रिंग फोर्स को लिखते हैं F इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट है। अगर स्प्रिंग को चाँप देंगे, यहाँ से फोर्स लगा देंगे, ऐसे इधर से भी लगा देंगे फोर्स, जैसे हाथ से ऐसे चाँप दिए तो स्प्रिंग सिमट के ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इधर हुआ। एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, दोनों टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एक्स हुआ। तो अब क्या फोर्स क्या लगाएगा? ये स्प्रिंग को जब चापिएगा तो चाहेगा हाथ को ठेल दे, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट इधर किए तो आपको इधर ठेलेगा, उल्टा ठेलेगा, इसलिए यहाँ लिया जाता है के एक्स। उसी तरह स्प्रिंग को खींचिएगा, ये स्प्रिंग को अगर खींचिएगा, इसको खींच के हम लंबा इलोंगेट कर दिए, बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, यानी फोर्स हम कहाँ लगाए? इस तरफ लगाए, एफ लगाए इस तरफ, इधर से खींचे ऐसे। तो खींचे जैसे, अब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? एक्स इधर हुआ। तो फोर्स ये जो हम खींचे, ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स नहीं है, तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इधर लगाएगा। चूँकि हम डिस्प्लेसमेंट किधर किए? इस तरफ किए, तो वो स्प्रिंग ऐसे अब खींचिएगा तो लगेगा हाथ को खींच रहे हूँ। क्यों लगता है कि ये स्प्रिंग उल्टा डायरेक्शन, जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है जस्ट उसका लगाता है, इसलिए ये फोर्स को लिखता है F बराबर माइनस के एक्स। इतना चीज़ समझ गए। अब बताएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। हाँ, अब समझिए एफ बी डी बोलता है। आप भी सुने होंगे कि एफ बी डी, इसको माना हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इसी को बोलते हैं एफबीडी। ये क्या होता है? अगर कोई बॉडी किसी सपोर्ट पर रेस्ट कर रहा हो या किसी के कंटैक्ट में हो, समझिए ना, तो कंटैक्ट में हो तो उस बॉडी, जिस बॉडी का हम एनालिसिस करेंगे, उस बॉडी पर जितना फोर्स लग रहा होगा या उसका अपना जो भी फोर्स होगा, उसको शो करते हैं डायग्रामेटिकली, डायग्राम में शो करते हैं, उसी कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इसके द्वारा उस दूसरे बॉडी पर लग रहा है उसको नहीं शो करना है, इस कोई बॉडी पर जिसके कंटैक्ट में है उसके द्वारा इस पर जो फोर्स लगता है और इसका अपना जो वेट होता है उसको शो करते हैं डायग्राम में, इसी को कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे देखिए, ये चीज़ है, ये है ज़मीन है, ये फ्लोर है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ, ये अब इस पर कितना फोर्स लग रहा है अभी बताए। तो अब इसको हम यहाँ सेंटर, हम लोग यही पढ़े थे, कोई इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सीजी कहलाता है। ऊपर ही आगे में जहाँ पर माना जाता है कि वहाँ पर सेंटर पर सब उसका मास सिचुएटेड होता है, समझ गए ना। तो उस कोई भी इस तरह का सरफेस रहता है तो इसका सीजी जो होता है यहाँ काटिएगा तो यहाँ पर कटेगा डायगोनल। कोई गोल जब होगा
उसका सेंटर पर, गोला होगा सेंटर पर, ये सब सीजी होता है। तो हम लोग वही पढ़े हैं। तो अब आजकल पॉइंट से सिखाता है। तो इस सीजी का वेट के द्वारा वेट लगेगा ऐसे नीचे, समझे, एक नीचे, और इस पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा ऐसे, ये एन, यही हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपको ज़्यादा आएगा, यूज होगा कहाँ पर, जब एनालिसिस करते रहिएगा, ये कोई प्रॉब्लम बनाइएगा फिजिक्स में इसी। लेकिन अब क्या, अब ऐसे भी शो किया जाता है। तो एक पॉइंट ले लिए, समझ, इस बॉडी का हम बनाए फ्री बॉडी, इसका नहीं। तो इस पर क्या लग रहा है, इसका वेट क्या लग रहा है, एम जी नीचे, आपको जो सुविधा वैसे बनाए। और इस पर क्या लगा, एन, यही हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका बनाएंगे तो क्या होगा, धरती का बनाएंगे, ये फ्लोर का, तो फ्लोर का वेट नहीं होगी, तो धरती पर है, तो इस पर क्या लगेगा, ये एन लगेगा इसी के बराबर, क्योंकि यहाँ कंटैक्ट उधर लगा, तो ये हो गया। यही होता है फ्री बॉडी डायग्राम। यानी कोई भी बॉडी जिस सपोर्ट पर रेस्ट कर रहा होगा या जिसके कंटैक्ट दूसरे के कंटैक्ट में होगा, उसके द्वारा उस बॉडी पर जिसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा है, जो भी फोर्स लग रहा होगा उसको डायग्राम में शो किया जाता है। यही कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। इसके द्वारा आप हम लोग ढेर सारा प्रॉब्लम बनाएंगे। जितना भी फिजिक्स पढ़िएगा, जब तक पढ़िएगा, ये हमेशा फ्री बॉडी दम आपका जान नहीं छोड़ेगा। तो ये हो गया इस तरह का। अब देखिए और हम बनाते हैं। ये एक छोटा सा हुआ, ये अब ये ब्लॉक एक हुआ, एक इस पर एक ब्लॉक रख दिए। इसका भी कहेंगे वीडियो बनाइए, इसका भी बनाइए। इसका मास m1 है, इसका m2 है। अब देखिए दो कंटैक्ट सरफेस है, इसका भी दो सरफेस। तो इसको हम बनाते तो इसका वेट लिख देते यहाँ, समझ गए ना, ये दोनों का वेट जोड़ते हुए। तो चलिए उसको नहीं, पॉइंट लीजिए। तो इसका हो गया, इधर लगा m2G, समझे, इसको m1G लिखे, m1G इस पर लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर, ये प्लस इस पर लगेगा, इसके द्वारा n लगेगा इधर, ये शो कर दे n, ये n, ये हुआ n1, ये हुआ, ये n1 हुआ, ये n हुआ, इस पर हो गया n2 हो गया, जो कि इस पर भी n2 लगेगा। इसका वेट लगेगा नीचे m1G, समझे। तो ये हो गया, यही फ्री बॉडी डायग्राम हो। तो हाँ, अब पॉइंट से बनाइए, इसका बनाते हैं। तो पॉइंट से इसका बनाएंगे तो क्या होगा, इसका बनाएंगे ये m1G, इसके ऊपर लगा ये क्या लगा, n1, ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका बनाएंगे, हाँ, प्लस इस पर क्या लगेगा, एक ये लगेगा, ये इसका एक ये लगेगा, n2 लगेगा, इसी जगह दिखा देंगे, इसी लाइन में दिखा देंगे n2, इसी लाइन में इधर दिखा देंगे n2, तो n2 लगेगा। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी। एक लगा इस पर, एक इसके कारण लगाए ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और इसका एक वेट, यही हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका बनाएंगे, तो इसका बनाएंगे तो क्या, एक पॉइंट लेंगे, उसका वेट लगा नीचे m2G, यहाँ पर क्या लगेगा, ऊपर लगा n2 लगा, यहाँ तो एक ही लगेगा n2, यहाँ भी n2 नीचे लग रहा था, यहाँ ऊपर लगा। तो ये हो गया, यही फ्री बॉडी डायग्राम, समझ गए ना। तो इसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब देखिए और बनाते हैं, जैसा सुविधा होगा वैसा करिएगा। सेंटर उसी पर पॉइंट लेके उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो कर सकते हैं। तो जैसे ये हो गया, ये ब्लॉक ऐसे है, इसका वेट क्या लगेगा, एक ऐसे लगेगा नीचे mg, वर्टिकली लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है mg। अब इसका नॉर्मल कांटेक्ट हम कैसे दिखाएंगे, इसके सेंटर से दिखाएंगे इस पर ये, और ये मान लीजिए कहीं रस्सी से यहाँ दीवार से बना हुआ है, तब ना रुकेगा, नहीं तो ये तो चला जाएगा इधर। तो इस पर क्या लगेगा, एक टेंशन लगेगा यहाँ, ये T लगेगा मान लीजिए यहाँ, और इस पर लगेगा T, वही T यहाँ। अब इसी को पॉइंट में दिखाएंगे, तो पॉइंट में दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे, तो दिखाएंगे पॉइंट में, ये दिखाएंगे mg ऐसे, ये नॉर्मल फोर्स यूँ दिखाएं, यहाँ n हो गया, समझ गए, n हो गया इसका, और एक लगा इस पर स्लोप में ऐसे, ये T लगा। तो यही हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया mg, समझ गए ना, ये फ्री बॉडी। अब इसका ब्लॉक का कहेगा बना, तो ब्लॉक पर क्या लगेगा भाई, इस ब्लॉक पर एक लगेगा इसका वेट
फिर इसका लगेगा यहाँ नॉर्मल कॉन्टैक्ट के फोर्स के कारण, ये अगर वहाँ एन लग रहा है इसको N1 मानिए, इधर N1 लगेगा, इसका मास हो गया M1G कुछ लीजिए, ये हो गया, और तो कुछ नहीं लगेगा। हाँ, ये N1 कैसे लगेगा, ये लगेगा यही तिरछा लगेगा यहाँ, ये उस पर ऐसे लगा तो ये यहाँ भी तिरछा लगेगा। और क्या होगा, ये तो इस पर टेंशन नहीं लग रहा है, इस पर यही ये हो गया, ये हो गया, दो फोर्स इस पर लग रहा है, समझ गए। इसी तरह फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। और जैसे पुल्ली का ही, ये पुल्ली का हम बनाएंगे, यहाँ ये इस ब्लॉक का बनाएंगे, ये M1 M2 है, M1 है M2 है, तो इसका क्या बनेगा, एक पॉइंट लेंगे, यहाँ एक टी लगेगा यहाँ, इसका वेट लगेगा M1G, इसका हो गया फ्री बॉडी। इसका बनाएंगे तो क्या होगा, इसका लगेगा M2G, इस पर भी सेम टेंशन लगेगा, क्योंकि सेम रस्सी है, सेम थ्रेड है, तो टेंशन बताया कि सेम होगा, थ्रेड सेम रहेगा, तो ये टेंशन लगा, ठीक है। तो ये बन गया दोनों का। पुल्ली का बनाएंगे, तो पुल्ली का बनाएंगे तो कैसे बनाइएगा, ये पुल्ली का बनाइएगा, तो पुल्ली पर लगेगा ऐसे टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी टी, यहाँ भी लगेगा टी, यहाँ पर यहाँ भी अगर है थ्रेड तो यहाँ पर लगेगा T1, इसका मास रेस्ट लिया जाता है, इसे mg नहीं दिखाया जाता है, ऐसे मास तो होगा ही कुछ, तो ये हो गया mg, यही हो गया, यही फ्री बॉडी बनाने का तरीका। तो आपको कभी कभी पॉइंट से भी बनाइएगा, कभी उसी बॉडी पर पॉइंट ले लीजिएगा, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी पर सब शो कर देना है फोर्स को, कि जितना फोर्स उस पर लग रहा है, तो यही हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसके बाद अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताते हैं। हाँ देखिए, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का 3 लॉ है, ये फर्स्ट लॉ ही बता रहे हैं, उसका सेकेंड लॉ है और थर्ड लॉ तो बता दिए कि ए अगर बी पर फोर्स लगाता है तो बी भी उसके इक्वल एंड अपोजिट उस पर फोर्स लगाएगा, यही थर्ड लॉ पढ़िएगा फिर आगे डिटेल में। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी बॉडी पर जितने सारे फोर्स लग रहे हों उसका वेक्टोरियल सम अगर 0 हो तो उस पर नो एक्सेलेरेशन, कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही लगेगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है उसका सब सम 0 है। यानी अगर ऐसे लिखें सिग्मा एफ इज 0, यानी इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम फोर्स, माने नेट फोर्स क्या है 0 है, यानी बॉडी के इक्विलिब्रियम में है। जैसे तराजू कैसे रहता है इक्विलिब्रियम में, दोनों तराजू को तौलिए तो दोनों तराजू का जो ये पेंदा रहता है उससे में तो क्या बोलते हैं ये बैलेंस में है। तो वही चीज़ अगर जितना फोर्स लग रहा हो उसका सम अगर 0 हो तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, ऐसे लिखिए वेक्टोरियल सम, ये जो होगा ये 0 होगा, समझ गए ना। यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, सिग्मा एफ का मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। और इसको वेक्टोरियल सम लिखने का मतलब क्या हुआ कि उसको डायरेक्शन सहित देखना है। मान लीजिए किसी बॉडी पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, एक यहाँ mg लग रहा है नीचे, समझे ना, एक फोर्स इधर से लग रहा है। अब इसको जोड़ेंगे, किससे कैसे जोड़ेंगे, जो वेक्टर से जोड़ेंगे। वेक्टर से जोड़ने का अगर रिजल्टेंट इसका आता है 0, रिजल्टेंट 0 आता है तो कहेंगे भाई इसमें कोई एक्सेलेरेशन नहीं, इसीलिए बोला जाता है वेक्टोरियल सम। ऐसे भी देखिए इसका लेके कंपोनेंट अगर लेते हैं इधर तो ये हो जाएगा, ये f है तो क्या हो जाएगा f cos थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा f sin थीटा। तो f sin थीटा तो mg के अगर बराबर होगा तो ऊपर नहीं उठेगा, और ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, ये F1 रखते हैं इसका F रखें, और ये इसके बराबर होगा तो इसका सम क्या हो गया 0 हो गया। ये एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है दैट बिकम 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन विल बी 0 एंड सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन इज 0।
सो देयर विल बी नो एक्सटेंशन इन दिस बॉडी। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ यही है कि जब वेक्टोरियल सम इसीलिए बोला जाता है कि डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए डायरेक्शन को वेक्टरली जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर उसका रिजल्टेंट जीरो आता हो तो हम कहेंगे कि भाई इस पर कोई एक्सटेंशन नहीं लगा। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है, समझिए ना। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण देखिए, ये लीजिए। अब इसे एक प्रॉब्लम बनाइए, यही छोटा सा, ये 5 kg का है। कहेंगे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालिए, तो फ्री बॉडी बनाते हैं इसका। इसका क्या होगा, एन लगेगा ऊपर, एम जी लगेगा नीचे। एम जी कितना होगा 5 × जी, ठीक है। ये रेस्ट में है, अब तो देख रहे हैं कि ऊपर नीचे लग रहा है। कहेंगे कि ये रेस्ट में, ऊपर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका वेट ये लग रहा है, तो ये रेस्ट में है। तो रेस्ट में है इसका मतलब कि द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जी वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द बॉडी। तो एक फोर्स किधर लगा, इधर 5 × 10, ये कहाँ लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन। और इस पर एन कहाँ लग रहा है, ऐसे ही बनाइए भाई, ऐसे हम बताते हैं। ये किधर लगा 5 × 10, ये कितना लगा, एन इधर लगा। तो चूंकि अब कहते हैं कि जीरो है, जीरो है, इसका मतलब क्या है, वेक्टोरियल सम जीरो है। यानी ये हो गया 50 - n इज इक्वल टू जीरो। इसलिए एन बराबर क्या हो गया 50 न्यूटन। समझ गए ना। तो ये इसका ही उपयोग अभी करेंगे, बहुत सारा हिसाब बताएंगे इस पर, समझे ना। अब इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर एक लगा हुआ है, ब्लॉक लटका हुआ है जिसका 5 kg का वजन है, 5 kg वजन है। कहेंगे इसका टेंशन निकालिए, तो इसका फिर एक ये टेंशन इधर लगेगा, यहाँ इस पर लगेगा ना, तो इस पर टेंशन लगेगा। तो इसका हम फ्री बॉडी बनाएंगे। हम तो ऐसे बना लेंगे, ऐसे एम जी लिख दिए, एम जी है, इसको लिख दिए इधर टेंशन, ये टी हो गया। तो चूंकि ये रेस्ट में है, गिर नहीं रहा है, तो टी - एम जी शुड बी इक्वल टू जीरो। ये 5 kg के टेंशन निकाल लिए, कितना निकाले 5 × 10 इक्वल टू जीरो। तो टी बराबर क्या हो गया 50 न्यूटन। ये निकाल लिए। अगर ऐसे निकालिएगा तो ऐसे भी निकालिए। ये क्या हो गया 5 × जी, ये हो गया एन, एन हो गया यहाँ। तो एन क्या हो जाएगा, एन और 50, ये दोनों का वेक्टर जोड़ेंगे, एक लेंगे प्लस इधर, तो उधर लेंगे माइनस। तो ये हो गया 50g - टी, सॉरी टी नहीं लिखेंगे, टी विल बी जीरो। ये जीरो है, चूँकि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, जब जीरो हो तो कोई एक्सटेंशन नहीं हो, यहाँ कोई एक्सटेंशन होगा तो टी क्या हो गया 50 न्यूटन। ये छोटा छोटा बताइए आपको, ये 50 न्यूटन हो गया। तो अब देखिए, अब हम कहेंगे इस पर कितना लग रहा है भाई, तो इस पर भी फ्री, इस पर टी लग रहा है इधर। तो टी अब कितना लाए, यहाँ 50 लाए, 50 लाए, तो यहाँ भी लग रहा है 50, इस पर भी 50 लग रहा है। तो ऐसा ढेर सारा प्रॉब्लम बनाएंगे। उसके बाद ये तो हो गया रेस्ट का मोशन। अब कुछ एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम बनाएंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में लग रहा है, चल रहा है, और उस पर टोटल फोर्स जो लग रहा है वो जीरो है। तब दिखाएंगे कि देखिए इसका एक्सेशन जीरो है, तो इसका एक्सेशन नहीं चेंज, इस पर टोटल फोर्स क्या लग रहा है जीरो है, वेक्टोरियल सम जीरो है, इसलिए इस पर देखिए एक्सेशन नहीं लग रहा है। एंड इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट विल बी शोन। ओके, प्रॉब्लम हम बताए आपको, अभी छोटा छोटा बताए। तो अब क्या उसमें है बताने, कोई भी प्रॉब्लम बनाने के पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद उसको एक्स और वाई डायरेक्शन में सम को वेक्टोरियल सम एक्स डायरेक्शन में जोड़ेंगे कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन में जोड़ेंगे जितना फोर्स लग रहा है। जितना भी फोर्स लग रहा है सबको एक्स कंपोनेंट डायरेक्शन में उसको ऐड करेंगे या सब माइनस करेंगे, और वाई डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है कंपोनेंट का उसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। मतलब क्या है, सम ऑफ द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस सम ऑफ फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन का स्क्वायर करके उसको इक्वल टू जीरो करेंगे। क्यों करेंगे जीरो, क्योंकि रेस्ट में है। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ में यही ना है कि जब जितना भी फोर्स लग रहा होगा उसका समेशन जीरो होगा, क्योंकि रेस्ट में है तो जीरो होगा। तो इसलिए जीरो करेंगे। तो जीरो करने के लिए एक्स कंपोनेंट
का सम भी जीरो होगा, वाई कंपोनेंट का सम भी जीरो होगा, क्योंकि स्क्वायर का जीरो करेंगे। अगर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये वेक्टर में हम पढ़ाए हैं आपको, वाई स्क्वायर जीरो, तो इसका मतलब एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा, है ना। इसका स्क्वायर इसलिए करेंगे कि ये वेक्टर एक्स डायरेक्शन में इतना लगा, सम सिग्मा एफ एक्स यहाँ हुआ, सिग्मा एफ एक्स हो गया इधर, ये हो गया सिग्मा एफ वाई, टोटल सम हो वेक्टर का। तो जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर है तो स्क्वायर होगा। ये जानते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है तो उसका स्क्वायर का जोड़ का रूट लेते हैं तो वो रिजल्टेंट आर निकलता है, यानी एफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, एफ एक्स स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर का जोड़ जो होगा वो ये देगा रिजल्टेंट देगा। क्योंकि ये रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में यही, लेकिन जितना भी अगर फोर्स अगर रेस्ट में है तो क्या कहता है कि अगर रेस्ट में है तो उस पर कोई एक्सेलेरेशन नहीं लगेगा। तो ये तो हम जान रहे हैं रेस्ट में है, तो इसका मतलब कोई एक्सेलेरेशन नहीं लगेगा, यानी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ इस केस में हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है इसका मतलब क्या है, उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, यानी सम ऑफ द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द फोर्स इन द वाई डायरेक्शन विल बी जीरो, तब ना उसका परिणामी जो रिजल्टेंट होगा जीरो होगा। तो यही न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये छोटा दो क्वेश्चन बताए, और यहाँ हम लोग जो डील कर रहे हैं, जितना भी प्रॉब्लम बना रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑब्जर्वर है हम देख रहे हैं, क्योंकि जो भी घटना घट रहा है वो पृथ्वी पर घट रहा है, अर्थ पर, और देखने वाला भी अर्थ पर है। यही चीज़ हम ट्रेन में चले और ट्रेन में बैठा हुआ देखें कि कोई गाड़ी एनालिसिस करे, कोई रेस्ट में है, तो हमको लगेगा कि मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका एनालिसिस तो आपको कहिए न्यूटन्स लॉ कैसे लगा भाई, इसमें ये तो मूव कर रहा है। तो ये सब अभी नहीं, ये पढ़िएगा अगला चैप्टर में, तो इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएंगे। तो अभी जानिए कि सब इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ और फर्स्ट लॉ से इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगला चैप्टर में जब बताएंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैसे निकालिएगा और इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में कैसे निकालिएगा वो बताएंगे। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद उसमें फोर्स का एनालिसिस करते हैं तो उसको निकालते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, उसका एडिशन करते हैं, वेक्टोरियल एडिशन करते हैं, और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है उसका वेक्टोरियल एडिशन करते हैं। उसके बाद उसको इक्वेट कर देते हैं, एक्स डायरेक्शन वाले सम को जीरो के बराबर, वाई डायरेक्शन वाले सम को जीरो के बराबर, इसलिए कि रेस्ट में है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, रेस्ट अभी बताया आपको। चूँकि ये रेस्ट में कहते हैं तो इसका एफ एक्स स्क्वायर और एफ वाई स्क्वायर का सम जो होगा जीरो होगा, रिजल्टेंट आर जीरो होगा, तो ये भी जीरो होगा और ये जीरो होगा तभी जीरो होगा। तो ये वेक्टर में हम बताए हुए हैं। चलिए अब कुछ थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। तो जैसे अभी बताए आपको, ये ग्राउंड है, इस पर रखा हुआ है कोई ब्लॉक जिसका 5 kg वेट है, इसका कितना है 5 kg, ए ब्लॉक है। अब इस पर दूसरा रखा हुआ है कितना है 2 kg का, ये बी ब्लॉक है। तो यहाँ कहेंगे निकालिए इसका नॉर्मल कंपोनेंट कितना लग रहा है, कंटैक्ट फोर्स नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो अब इसको हम एक ब्लॉक मान लेते हैं टोटल को। तो यहाँ पर कितना हो गया इक्विवेलेंट, ये 5 का मान लीजिए, ये कैसे हुआ 5 kg, ये टोटल एक ले लीजिए 5 kg। तो यहाँ पर इसका फ्री बॉडी जब बनाएंगे इसका तो क्या हो गया, उसी फार्मूला से अगर बनाइएगा तो ये लगेगा, इधर लगेगा 50G, ये हो गया 50, 10 से गुना जी 10 मान रहे हैं, और इधर लगा n, इस सरफेस का बना रहे हैं तो इधर n लगा, तो क्या हो गया n बराबर हो जाएगा n, वाई डायरेक्शन में जोड़ जीरो होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो n बराबर कितना हो गया 50 न्यूटन, क्योंकि 10G जहाँ गुना कर दिए तो यहाँ का आ गया हमको। अब इस जगह का हम निकाल लिए, यहाँ पर क्या लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर हम लगा लिए टोटल का निकाल लिए तो 50 न्यूटन यहाँ लग रहा है,
समझ गए ना। अब इसके द्वारा इस पर कुछ लगेगा, ये इस पर कितना लगेगा, ये एन पर यहाँ कितना लगा रहा है, ये इस पर कितना लगा रहा है, ये लगा रहा है 2 न्यूटन का, यहाँ 2 न्यूटन का, तो यहाँ भी लगेगा 2 न्यूटन का, ठीक है, 2 न्यूटन का। तो अब कितना हो गया, 2 न्यूटन का लगा रहा है यहाँ ये फोर्स, 2 मतलब 20 न्यूटन का। इसका वेट कितना है, mg है 2 यानी 20 हो गया। तो n के यहाँ कितना लगेगा, 20 लगेगा, यानी n यहाँ क्या हो गया, 20 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 50 हुआ। अब इसको ये हम निकाले पहले डायरेक्ट है, अलग अलग से भी निकाल सकते हैं आप, इसको अलग से ऊपर से निकालिए, पहले निकाले इसको। तो इस पर लगेगा n इधर से, और ये लगाएगा इधर n, इसका mg लगेगा यहाँ, कितना लगेगा, 2 × 10 यानी 20 kg, ये 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन लगेगा। तो मान लीजिए n1 है, तो ये रेस्ट में है, तो ये हम फ्री बॉडी ऐसी ले लिए यहाँ पर 0.1 के। तो n1 बराबर माइनस क्या हो गया, 20 इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रेस्ट में है, यानी सम ऑफ द फोर्सेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये रेस्ट में है। तो n1 बराबर क्या आ गया, 20 न्यूटन, ठीक है। अब n1 यहाँ लगा, तो इसके द्वारा इस पर क्या लगेगा, बड़ा वाला पर ऐसे निकालिएगा, तो n1 यहाँ से इस पर भी लगेगा n1, है ना, इसका वेट लगेगा इधर फ्री बॉडी लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 10। यहाँ पर लगेगा मान लीजिए n2 लगेगा, है ना। तो अब देखिए n + 50 एक डायरेक्शन में है, n1 + 50 इस डायरेक्शन का प्लस लिए, तो माइनस n2 क्या हो जाएगा, n - ये 5 के दिन है, वो हम गलत, फिर मोटा काटो उसको, नीचे से काटो, प्रॉब्लम बताए। अब देखिए इसी में हल्का सा और बढ़ाते हैं इसका स्टैंडर्ड। ये ब्लॉक है यहाँ पर, ये 5 kg का, ए नाम है इसका वेट है 5 kg, इसके ऊपर 2 kg का रखा हुआ है, ये बी ब्लॉक नाम है, ये 2 kg का है। अब कहेंगे निकालिए इसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकालिए, कैसे निकालिएगा, तो फ्री बॉडी बनाएंगे, पहले ए का बनाएंगे या बी के ऊपर से ही चलते हैं, बी का बनाते हैं। तो हम तो बनाते हैं ऐसे, यहाँ पर सेंटर ले लिए, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, ये हो गया 2 × g हो गया, इस पर n लगेगा, n1 मान लीजिए, ए के द्वारा लगा, या n1 nv a लिखिए b के कारण, या nab लिखिए a पर b के कारण, nab ये हो गया। क्योंकि ये रेस्ट में है, ये कहीं मूवमेंट रेस्ट में, जो हम ये सब बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। इनर्शियल फ्रेम हुआ कि पृथ्वी को मानते हैं कि अस्थिर, जबकि पृथ्वी खुद घूम रहा है, लेकिन उसको माना जाता है कि अस्थिर है। तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखने वाला भी है, हम लोग देख रहे हैं कि ये भाई ये चीज़ अस्थिर है। यही चीज़ हम चल जाए ट्रेन में, और जो ट्रेन एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, तो हमको लगेगा कि ये अस्थिर नहीं है, तब उसको एनालिसिस करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ हम लगेगा कि भाई न्यूटन्स लॉ तो कहता है कि रेस्ट में होगा तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, तो हमको तो ये लग रहा है मूव कर रहा है, इसका मतलब इसमें ज़रूर एक्सेलरेशन लग रहा है। तो इसका सम ऑफ द फोर्स क्या है, 0 नहीं है, तो उस केस को अभी नहीं डील कर रहे हैं। तो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग, चूँकि कोई चीज़ को देखने के लिए इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में या नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, तो बनाया जाता है हिसाब प्रॉब्लम। जैसे लिफ्ट का बताएंगे कि आदमी उसी में है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, कोई चीज़ लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, तो उस आदमी को लगेगा कि वो अस्थिर है, क्योंकि वो आदमी भी जा रहा है ऊपर, और क्या कहते हैं, बॉडी भी जा रहा है, तो उसको लगेगा रेस्ट। वही चीज़ को हम दूसरा आदमी नीचे से देखेगा, कोई चीज़ वहाँ रखा हुआ है, मान ली कोई टेबल रखा हुआ है, तो उसको लगेगा ऊपर जा रहा है। तो हम न्यूटन वो फर्स्ट लॉ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमको तो लगेगा कि मोशन में है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हम कैसे कहेंगे कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है।
तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। हम देखेंगे इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और जो आदमी वहाँ पर बैठ के देख रहा है उसके लगेगा कि रेस्ट में है, क्योंकि वो जा रहा है उसी के साथ, तो उसको लगेगा, तो वो न्यूटन्स लॉ लगाएगा, तो फर्स्ट लॉ लगाएगा। तो ये सब चीज़ जो है ये सब अगला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो आज के दिन जो हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, समझ गए? तो ये चीज़ बताया जाएगा। तो अब देखिए, अब ये इसमें हो गया, तो इसका फ्री बॉडी हम बना लिए। तो NAB क्या हो जाएगा? NAB ऊपर प्लस ले लिए, इसको 2G ले लिए माइनस, तो ये 0 होना चाहिए क्योंकि रेस्ट में है। रेस्ट में है, आई वाई एक्स डायरेक्शन में ही केवल फोर्स लग रहा है, सॉरी वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो वाई डायरेक्शन तो ऑलरेडी 0 है, तो एन डायरेक्शन में जो लग रहा है उसको भी 0 होना चाहिए, क्योंकि रेस्ट होने के लिए रिजल्टेंट को 0 होना है। यानी क्या हो गया, ये आर बराबर क्या होता है कल भी, सिग्मा एफ एक्स, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन प्लस सम ऑफ द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, एफ वाई, ये सिग्मा वाई स्क्वायर शुड भी, ये आर हुआ। तो रेस्ट में इसका मतलब रिजल्टेंट इसका 0 है, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स जब 0 होगा तभी होगा, दो चीज़ का स्क्वायर 0 है, इसका मतलब ये 0 होगा, और एफ वाई भी 0 होगा। तब यही करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 0 कर दिए, क्योंकि रेस्ट में है, तो एफ वाई डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन तो 0 ऑलरेडी है, ये कोई फोर्स लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में निकालिए, NAB आ गया। ए पर बी के कारण क्या लगा, 2G यानी 10 यानी 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, ये समझ गए ना? अब ये निकाल लिए, ऐसे भी निकालिए तो वही चीज़ आएगा। ऐसे आप लीजिएगा, फ्री बॉडी बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, यही ना, यही चीज़ हम इसमें पॉइंट लीजिए सेंटर ऑफ मास में। ये पढ़िएगा आगे चैप्टर में, सेंटर में हमेशा ज़रूरत पड़ेगा बॉडी के अंदर ही लेने का। ये छोटा छोटा प्रॉब्लम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम ए कर लेंगे, अब ए पर लगा, अब इसका बनाइए फ्री बॉडी नीचे वाले का। ये लगा, पहले हम बताए NBA ना हमको लिखना चाहिए, NBA। अच्छा चलिए, NBA, बी पर ए के कारण इसको लिखते हैं NBA, बी पर ए के कारण NBA, समझे ना? बी पर ए के कारण NBA हो गया। अब देखिए, बी पर ए के कारण लिखे, निकाल लिए हमको। अब इसका बनाते हैं, तो इसका क्या वेट लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ये 5 kg है, ये 5G लगेगा इस पर यहाँ ऊपर लगेगा नीचे से, ये लगेगा, इसको NAG लिख देते हैं, ग्राउंड से लगा, NAG, जी के कारण लगा। और ऊपर से लग रहा है इस पर, जब NBA लगा तो इस पर भी लगेगा, NAB लगेगा, NAB और NBA बराबर होगा। न्यूटन थर्ड लॉस बताए हैं कि अगर ये इस पर कोई फोर्स A लगाता है तो उतना ही फोर्स उल्टा उस पर लगाएगा, तो ये लगाएगा NAB। तो अब देखिए, अब ये चूँकि रेस्ट में है, ये फ्री बॉडी बनाए, यहाँ सेंटर से पास कराए, या ऐसे भी करिएगा, तो ये हो जाएगा 5G, एक हो गया ऊपर, ये हो गया आपको NAG, ये हो गया NAB, NAB के कारण ये ऐसे लिखिए, तो हम इसी पर ले लिए। तो अब देखिए, ये दो फोर्स क्या है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, दो नीचे लग रहा है, यानी NAB प्लस MG, यानी 5G माइनस, इसको प्लस ले नीचे में, कोई बात नहीं, 0 के बराबर करने किसी को प्लस ले सकते हैं। तो ये दोनों एक डायरेक्शन में, एक प्लस ले लिए 5G और NAB को, और ये लग रहा है किधर, NAG, तो इसका सम 0 होना चाहिए। तो NAB हम निकाले, कितना आया है 20, ये हो गया ये 50, तो NAG आ गया, ये कितना हुआ, NAG 70 हो गया ना। तो ये इसी तरह बनेगा, उल्टा भी नीचे से ही बना सकते हैं, तो ऊपर से ही बनाए। अब देखिए, एक कल बताए थे, उसमें एक और जोड़ देते हैं, एक ब्लॉक लटका हो,
ऐसे लटका हुआ है दूसरा ब्लॉक, ये सीलिंग है, सीलिंग से लटका हुआ है। तो यहाँ पर आप जानते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी ये टी लगेगा, मान ली T1 लगाए, यहाँ भी लगेगा T1, यानी ये ऊपर वाला इसको इस तरफ खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है उसको इस तरफ। यहाँ क्या लगेगा, इसको ऐसे जाएगा अवे फ्रॉम द बॉडी, इस पर लगेगा ऐसे, तो ये यहाँ T2 लगा दिए। इसका मान लीजिए है ए है इसका नाम है B, ये 5 kg है, 5 kg है, और ये है 2 kg फिर, समझे। तो अब एक तो तरीका है सीधे इसको एक मान लीजिए, समझे ना। तो अब एक मान लीजिए तो टोटल वेट कितना हो गया, ये हो गया 2 और 5 7 kg हो गया। तो यहाँ पर इसको एक पॉइंट मानेंगे, सीधे लिखेंगे 7G। ये टोटल एक बॉडी मान लीजिए, एक हो गया, ये सिस्टम एक मान लीजिए, ये समझाएंगे बात। तो एक हो गया, तो ये हो गया, तो इस पर जो टेंशन लगेगा, ये T1 जो लगेगा वो कितना हो गया, सबसे ज़्यादा भार तो यही इसी को लगेगा। ये हो गया 7G। तो अगर 7 × 10 - T1 नीचे लिए प्लस का भी प्लस की थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि 0 के बराबर कर रहे हैं। तो T1 बराबर होना चाहिए 0, चूँकि रेस्ट में है, कोई एक्सेशन नहीं होगा। तो T1 कितना आ गया, T1 बराबर आ गया 70 न्यूटन आ गया ना, 70 न्यूटन। तो T1 हम निकाल लिए। अब देखिए T1 अब 70 आ गया। ये कितना लग रहा है, इधर अब 70 लग रहा है, ठीक है। इधर कितना लग रहा है, T2 लग रहा है इस पर, तो T2 लग रहा है। और क्या लग रहा है, ये यहाँ कितना लग रहा है, इसका वेट T1 हम निकाल लिए, इसका वेट कितना आ रहा है, यहाँ 2 kg आ रहा है, 20 हो गया, ये 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन। अब इसका फ्री बॉडी से निकालिए, ये कितना हो गया 20, ये दोनों एक डायरेक्शन में 20 + T2 = कितना हो गया 70। तो T2 बराबर आ गया हमको 70 - 20, यानी हो गया 50 न्यूटन। ये निकल गया 50 न्यूटन। देखिए 50 लगता है कि नहीं, ये 50 न्यूटन है। T2 भी निकाल लिए। ऊपर से नीचे से चलिए, नीचे से देखिए चेक करके, ये कितना लगा 50, ये लगाया T2, ये रेस्ट में है तो T2 हो गया। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी T2 - 50 बराबर 0। तो T2 बराबर कितना आ गया 50 आ गया, ऐसे भी आ गया, ठीक है। फिर वो नीचे से ऊपर चलते हैं। अब देखिए इसको ऐसे लगाइए, इसको फिर ये T2 हमको आ गया 50 आ गया। ये कितना लग रहा है 20, ये 20 न्यूटन, 50, ये कितना हो गया T1 इधर लग रहा है। तो T1 माइनस क्या हो गया 50 न्यूटन - 20 न्यूटन = 0। तो T1 बराबर क्या आ गया 70, ऐसे भी आ गया 70 न्यूटन, ठीक है। ऐसे नहीं ऊपर से चलिए या नीचे चलिए, दोनों एक ही आएगा। देखिए कोई इंक्लाइन प्लेन है, ये 30 डिग्री है इसका इंक्लाइनेशन। एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, जिसका वेट रखिए, इसका भी 5 मंथ है, 5 kg है। ये सेंटर से लिए यहाँ पर फ्री बॉडी इसी बनाए, वहीं पर पॉइंट ले लिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, एक डायरेक्शन को, इसी को, इसका परपेंडिकुलर लेते हैं y डायरेक्शन। तो इसका परपेंडिकुलर लिए तो ये हो गया ये डायरेक्शन, ये हो गया y डायरेक्शन, समझे। तो अब इसको जब तोड़ेंगे तो ये एंगल क्या हो गया, जो एंगल ये 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये होगा ना, ये 90 - 30 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, फिर ये 30 हो गया। तो अब इसको mg को हम तोड़ देंगे, ये mg हुआ, mg कितना है 5g, ये 5g हुआ। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा 5g cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में क्या होगा इसका, इस डायरेक्शन में 5g sin 30 होगा, समझे ना।
तो ये अभी रेस्ट में नहीं, हम सीधे अब बता रहे हैं। अभी हम कहेंगे कि इसको रोकना है, नहीं सस दे, तो यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे कुछ, कि जितना ये फोर्स लगेगा उतना फोर्स लग जाए, तो नहीं इसका इस डायरेक्शन में भी जीरो हो जाएगा। तो कोई एक्सलेट ना वाई डायरेक्शन ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो नहीं जा रहा है, जाएगा ऊपर ही, तो जान रहे हैं। तो हम कहेंगे एन निकालिए, तो एन कैसे निकालिए, एन माइनस क्या हो जाएगा 50 v इंटू कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 0। तो एन निकाल दिए, नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स कितना हो गया 50 इंटू कॉस 30√3/2 बराबर 0। तो ये हो गया एन बराबर कितना हो गया 25√3 न्यूटन। नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स निकल गया। कहेंगे एफ कितना लगाना पड़ेगा, तो इधर नहीं मोशन हो, तो एफ माइनस क्या होना चाहिए 5g साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0 होना चाहिए। तब भी इधर भी कोई मोशन नहीं होगा, ना एक्स डायरेक्शन में होगा ना वाई डायरेक्शन में हो, ना ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लिए भी निकाल लिए कितना अगर होगा, तो ऊपर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसको भी मान लीजिए इधर रेस्ट है कि ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये फोर्स और ये फोर्स का सम किए, वेक्टोरियल सम, उसको 0 के बराबर कर दिए, ना ऊपर जाएगा ना इधर जाएगा। तो हमको एफ निकाल लिए कि कितना फोर्स लगाएंगे कि ना ऊपर जाएगा, तो एन कितना होगा, अगर ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो एन कितना होगा वो निकाल लिए। ये हो गया 50 इंटू कॉस साइन 30 यानी 2, यानी क्या हो गया 25 न्यूटन। तो ये सब क्या हो गया, ये फर्स्ट लॉ का उपयोग ही सब हो रहा है। अब देखिए, अब बताते हैं कहो, अब थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी देंगे जो इंजीनियरिंग के लड़का भी को बनाता है, जो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग में जाएगा उसको भी ये चीज़ पढ़ना होता है। देखिए ये वाल है कोई, यहाँ से कहेंगे गोला लटका हुआ है, ये रस्सी से इसे बंधा हुआ है जो सेंटर से पास करता है। ये रस्सी यानी सेंटर के डायरेक्शन में रस्सी है, समझिए। ये 30 डिग्री है बनाता है। तो कहेंगे इस वाल पर कितना नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स लग रहा है और उसका टेंशन बताइए। क्या कहते हैं, रस्सी की या स्ट्रिंग का जो भी, इसका वेट कितना है मान लीजिए, इसका भी 10 kg मान लीजिए, 10 kg। तो ये वेट फोर्स कितना हो जाएगा 10 kg इंटू जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 100 न्यूटन हो गया, 100 न्यूटन हुआ, 100 न्यूटन का लग रहा है। तो अब हम कैसे करेंगे भाई, इसका फ्री बॉडी बनाएंगे ऐसे, या तो गोला बनाइए एगो पॉइंट। तो ये हो गया कितना 100 न्यूटन। ये कितना एंगल पर है, ये वाई एक्सिस इसको माने, समझिए। और ऐसे अगर एक्स है, ऐसे एक्स लिए, इस पर वाई हुआ ये, तो ये हो गया कितना 30 डिग्री। इसका कंपोनेंट अब लेंगे, इधर टेंशन लगेगा, इधर क्या लगेगा एन लगेगा, इस पर एन लगेगा, इसके द्वारा इस पर लगेगा, इस पर लगेगा ऐसे। इसको अगर लिखिएगा एन बी बाल हो गया, ये भी बाल हो गया, एन बी बाल छोड़िए, एन हुआ तो इधर भी एन लगेगा, यही ना हो गया इतना फोर्स। तो अब हम इसको कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे इसका, तो क्या होगा, ये टी हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। तो ये हो गया टी कॉस 30 डिग्री, ये टी कॉस 30 डिग्री हुआ। अब वाई इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका कंपोनेंट लेंगे इसका, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा टी कॉस, सॉरी उधर हुआ कॉस, तो ये हो जाएगा टी साइन 30 डिग्री, टी साइन 30 डिग्री। ठीक है। तो अब देखिए ना, इसका मोशन कुछ नहीं हो रहा है, इसमें रेस्ट में है, तो यानी वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा 0 होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में भी 0, यानी क्या होगा टी 30 माइनस ये 100, वाई डायरेक्शन में ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे, एगो किसी को ऊपर ले, चूँकि 0 के बराबर इक्वेट करना है, तो 0 बराबर, तो टी इंटू क्या हो गया टी इंटू कॉस 30, कॉस 30 मैंने हो गया √3/2 माइनस 100, तो यानी टी √3
बाई 2 बराबर कितना हो गया 100। तो T बराबर कितना आ गया 200/√3 न्यूटन। आया ना, ये निकल गया हमारा ये T cos 30 को इक्वेट कर दिया 100 के बराबर। तो T cos 30 का वैल्यू होगा cos 30 का √3/2, तो ये -100, तो इसको ले गया 200/√3 आ गया, निकल गया इसका। अब हमको n निकालना है, तो इधर क्या है, इधर लग रहा है T sin 30 माइनस n बराबर क्या होगा 0 है, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो ये 0 होगा। तो T का वैल्यू दे दिए यहाँ, तो T का वैल्यू देंगे यहाँ, तो 200/√3 इंटू क्या हो गया, ये हाफ हो गया माइनस n बराबर 0। तो n बराबर क्या आ गया 100/√3। समझ गए ना, ये वो तो पहले दिखाए थे एक डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन वाला हो गया, 2 डायरेक्शन निकाल ली। इस डायरेक्शन का T निकाल गया, T निकाले तो कितना है 200/√3, n निकाले के आ गया। इसको दोनों की स्क्वायर करिएगा तो देखिए आ जाएगा 100 के बराबर, आएगा कि नहीं। ये देखिए गोला है, यूँ एक चैनल है V शेप का, सॉरी ये V शेप का चैनल, इसमें गोला रखा हुआ, इसका एंगल है 60 डिग्री। समझ गए, ये 60 डिग्री गोला है। इस गोला का वजन है 10 kg। कितना है 10 kg, यानी 10G, यानी 100 न्यूटन। ये सेंटर से पास करेगा, फिर इसका फ्री बॉडी बनाना था, बनाते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर क्या लगेगा n लगेगा, जो कहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा, n करेगा ना पास, और यहाँ से भी करेगा ये पास n, क्योंकि ये टेंजेंट है। यहाँ टेंजेंट का जो भी परपेंडिकुलर वो सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो ये टेंशन इधर n लगा, n1 रखिए, इसको n2 रखिए, ये n2 इधर लगा। इसके द्वारा इसी चीज़ को हम बाहर में ले लेंगे। आप पॉइंट करिएगा तो क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, एक n1 दिखाएंगे, एक ऐसे दिखाएंगे, n2 दिखाएंगे, एक क्या दिखाएंगे, ये फोर्स दिखाएंगे इधर 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का। अब जो है, अब देखिए, अब हमको एंगल निकालना है, क्योंकि हमको रिजॉल्व करना है इसको। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम मान लीजिए y एक्सिस, समझ गए ना। तो ये हो गया, इसको बढ़ा देते, तो ऐसे लिए इसके परपेंडिकुलर जो लिए, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस। तो देखिए ये एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री है, ये कितना है 90 होगा, टेंजेंट है, ये 90 होगा, तो 90 80। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक है, यानी ये दोनों का जोड़ हो गया 180, इसका और इसका। तो ये कितना हो गया 120 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री होगा ना, 120 डिग्री। अब देखिए ये 120 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल एंगल हो जाएगा। इक्वल एंगल होगा कि नहीं, क्योंकि ये रेडियस है, इसको जब मिलाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसको जब मिलाएंगे कॉर्ड को, इसको कॉर्ड को मिलाएंगे तो ये हॉरिजेंटल होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। चलिए ये भी नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री, नहीं होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा तो चैनल को जो है, ये चैनल का क्रॉस सेक्शन जो है ऊपर में, ये चैनल इसमें गोला रखा हुआ है, क्रॉस सेक्शन जो चैनल का है वो हॉरिजेंटल है। तो जब चैनल का हॉरिजेंटल जो भी क्रॉस सेक्शन होगा, तो उसके हॉरिजेंटल सेक्शन पर जितना भी लाइन होगा वो हॉरिजेंटल होगा, हॉरिजेंटल प्लेन में है इसका क्रॉस सेक्शन। ये यूँ काटेंगे, इसको ये काटेंगे, तो ये जो है ये है हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल इस पर परपेंडिकुलर जो होगा तो ये इसके बीच से पास करेंगे। नक्शा में ड्राइंग में नहीं दिखा सके, ये होगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये डायमीटर क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर होगा,
तो यही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर होगा तो कहीं भी ये होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, कहीं भी होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये हॉरिजेंटल होगा, इसलिए हम इसको बोले 90 डिग्री से 60 डिग्री होगा। तो चैनल जो है ये, इसका क्रॉस सेक्शन जो है हॉरिजेंटल है। ये चैनल गोल चैनल नहीं है, चैनल तो इस तरह का है, ये इस तरह का चैनल है, समझ गए ना। लेकिन इसका ये सेक्शन जब लेंगे तो वी टाइप का है, समझे। तो ये वी टाइप का सेक्शन है। तो ये हम गोल हम दिखा दिए। तो ये ऊपर से प्लान में जब देखेंगे तो ये लगेगा हमको क्या, ये लाइन लगेगा ये। तो ये इसका ये हम ये दिखाए, तो ये लाइन लगेगा। तो ये क्या है, इसका ये जो है हमेशा थ्रू आउट द लेंथ जो है ये हॉरिजेंटल है। तो इसलिए इसको हम हॉरिजेंटल दिखा के, तो ये हो गया, इस पर परपेंडिकुलर हो तो ये हो गया 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया। तो ये हो गया, इधर N1 हुआ, ये क्या हो गया N2 हुआ, N2। तो इसका कंपोनेंट जब लेंगे एक डायरेक्शन में तो क्या होगा, इसका जब कंपोनेंट लेंगे, सॉरी इसको मिटा दिए, इसका जब कंपोनेंट लेंगे तो N1 का क्या हो गया, N1 इधर हो जाएगा साइन थीटा, N1 साइन 60 डिग्री, और उधर क्या हो जाएगा N2 साइन 60 डिग्री। साइन 60 बराबर होगा -0 होना चाहिए, इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सम ऑफ द फोर्स शुड बी 0, क्योंकि ये रेस्ट में है। तो क्या हो गया, N1 बराबर आ गया N2 बराबर N2 आ गया, समझ गए ना। तो अब N1 बराबर N2 आ गया, तो अब वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, N1 साइन 60 डिग्री प्लस N2 साइन 60 डिग्री। इसका कंपोनेंट लगे इस डायरेक्शन में, इधर कंपोनेंट लिए एक डायरेक्शन में, ये तो लीजिए, सॉरी ये cos 60 डिग्री हो जाएगा ना, N1 cos 60 डिग्री, N2 cos 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू किसका, इसके बराबर होना चाहिए -100 न्यूटन, इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में सम ले लिए, टोटल सम ये इसका लगा अप डायरेक्शन में, ये भी अप लगा। तो N1 cos 60, N2 cos 60 -100 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी N1 बराबर N2 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं N1 टू N1 cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 100, समझे। तो cos 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इंटू N1 इंटू ये आ जाएगा हाफ, ये कट गया, तो N1 कितना आ गया 100 न्यूटन, N2 भी हो गया 100 न्यूटन। इससे निकाल लिए कंटैक्ट फोर्स कितना लग रहा है, नॉर्मल कंटैक्ट, ये निकल गया। देखिए दो बॉल है, समझ गए ना। ये किसी वॉल में रखा, किसी ग्लास में रखा हुआ है, ये ग्लास से कहिए, या इसी बर्तन में रखा हुआ है, यूँ समझ गए। ये बर्तन का जो है ये है 360 मिलीमीटर, ये कितना है 360 मिलीमीटर। बढ़िया नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, हाथ से बना रहे हैं। ये अब हो गया करीब करीब ठीक है, ये हाथ से बना रहे हैं तो कितना बढ़िया होगा। गोल परफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम समझना है। तो ये दो गोला इस तरह से रखा हुआ है, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है ये 100 है, कितना है ये 100 है इसका रेडियस, इसका 100 मिलीमीटर है। तो ये दूरी कितना हो जाएगा, पहले एंगल निकालेंगे। ये दूरी हो जाएगा इधर से 100 मिलीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है,
ये 100 हुआ। और इधर से भी लेंगे, यहाँ ये टेंजेंट है, यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा इस पर, ये भी यहाँ परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये भी 100 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 160 हो गया। 160 mm हो जाएगा ये हुआ ना, ये mm हुआ। ये 360 है, तो ये 100 हो गया, 100 हो गया दोनों का। तो पहले हम खाली एंगल निकालेंगे इसको। देखिए ये जब मिलाएंगे इसको, तो ये चूँकि ये कॉमन टेंजेंट है, तो जब ये मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। चूँकि ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये टेंजेंट क्या है, यहाँ पर कॉमन है, तो ये 90 हो गया, ये 90, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर, तो ये अगर अल्फ़ा इसको माने तो ये कितना हो गया लंबाई, ये हो गया 160। ठीक है, ये 160 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 100 + 100, ये कितना हो जाएगा, ये 100 + ये 200 हो जाएगा। ऐसे ये 200 हो गया। तो ये अल्फ़ा कितना हो जाएगा, तो ये अगर अल्फ़ा लिखें कॉस अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 200। तो ये हो गया 200, तो ये कितना हो गया 4 से काटेंगे, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये आ गया 4/5। कॉस अल्फ़ा 4/5, इसका मतलब अल्फ़ा कितना हो गया 4/5 कॉस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा कितना हो 37 डिग्री हो गया, 37 डिग्री। अब हम फ्री बॉडी बनाते हैं, ये एंगल निकालने के लिए वही। अब बनाइए फ्री बॉडी जैसे बनाना है। ये यहाँ पर फिर हम गोला ले लेते हैं। ये हो गया एक यहाँ रखते हैं। इस पर क्या क्या फोर्स यहाँ पर एक लगेगा। इसको अगर ए लिखें, इसको ए लिखते हैं, इसको भी कंटैक्ट फोर्स सब निकालना है, नॉर्मल कंटैक्ट 1 2, एक ए बी सी, इसको यहाँ पर ये हो गया डी, समझे। तो ये हो गया यहाँ, ये हो गया यहाँ, ये क्या हो गया कॉमन डी हुआ दोनों पर, यहाँ डी हो गया, इसके लिए भी डी हुआ। यहाँ क्या हो गया, ये सी हो गया, यहाँ सट गया है, इसमें हटा देते हैं थोड़ा दूर। ये गोल नहीं बन रहा है, इसके लिए कुछ भी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये साइज थोड़ा यहाँ छोटा दिखा देते हैं, तब हो जाएगा। थोड़ा ऊपर दिखाना। अब देखिए, अब हो गया, देखिए ये हो गया, ये लाइन ऐसे हुआ, और ये हो गया ये देखिए। अब इसका फ्री बॉडी बनाते हैं, तो ये इसका क्या होगा, ये एक लगेगा इधर कंटेक्ट, इसको लिख देते हैं। ये था ना यहाँ, ए था, तो ये RA लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं, यहाँ भी लगेगा एक, तो यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में RB, इस डायरेक्शन कॉमन पॉइंट D है, तो इसको लिखते हैं। इसका क्या डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा इस पर, तो ये RD हो गया। तो यहाँ RD लग रहा है, तो यहाँ भी RD लगेगा, इसे RD। इसका वेट कहाँ लग रहा है, ऐसे लगेगा, इसका भी वेट लगेगा यूँ। ये 100 न्यूटन है, याद रखिए, दोनों का 100 न्यूटन है, ये भी 100 न्यूटन है। ठीक है, 100। यहाँ पर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में एक, इस डायरेक्शन में लगा RB, और ये नीचे लगेगा 100 न्यूटन, तो यहाँ पर लगेगा RB इस डायरेक्शन में,
आर बी, इसको ऊपर भी दिखा सकते हैं ऐसे करके, आर बी, ये हो गया आर बी, मान ली यहाँ दिखाते हैं, यहाँ नीचे दिखाए हैं, यहाँ ऊपर, तो ये आर बी हो गया, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, एक यूँ हो गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक आर सी लगेगा, आर सी। तो अब निकालिए इसको, एनालिसिस करिए, बंद कर जाओ। देखिए, तो ये हो गया 37, तो ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। यहाँ इसको अगर यहाँ बढ़ाते हैं ये, तो ये फिर 37 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये इसको बढ़ाएंगे तो ये हो गया 90 है, ये 90 है, ये चूँकि वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल होगा यहाँ, ये चूँकि ये वर्टिकल पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये वर्टिकल वॉल है, तो इसमें परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ये 90 हो गया प्लस 53, तो कितना हो गया 143, तो ये 37 हो जाएगा, 37 डिग्री। तो इसको अगर वाई डायरेक्शन लेते हैं, यहाँ भी हो गया ये वाई डायरेक्शन, और ये क्या हो गया एक्स डायरेक्शन, ऐसे लिए एक्स डायरेक्शन, ये एक्स यहाँ भी ले लिए एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई हो गया, ये इसका पैरेलल होगा, ये होगा ना पैसे, ये होगा इसका पैरेलल, तो ये एक्स डायरेक्शन ये हो गया। तो अब इसका कंपोनेंट एक्स वाई में करके इसका पहले करते हैं यहाँ से। तो देखिए अब क्या हो जाएगा इसमें, आर ए, ये जो है ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे हुआ, तो ये एंगल हमारा कितना है यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल से आया 37, हॉरिजॉन्टल से कितना है 37, ये दोनों काट रहा है, ये मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल, वो ये ऐसे, ये तो ये भी 37 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, ये होगा ना। यहाँ देखिए, इसको अगर बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये 37 है, तो ये भी 37 होगा, यहाँ से देखिए 37, तो यहाँ भी ये 37 हो गया। तो अब हम कंपोनेंट निकालेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, और इसका कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन। तो ये हो गया आर डी, ये क्या हो गया आर डी क्या हो जाएगा cos 37, cos 30, इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्ट साइड पॉजिटिव, ये आर डी, तो ये क्या हो गया आर ए हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आर ए, ये आर ए हो जाएगा माइनस, चूँकि आर ए इसी डायरेक्शन में है, आर डी इधर पॉजिटिव, आर डी cos 37 माइनस आर ए हो गया, और कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं आएगा यहाँ, बराबर क्या होगा ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आर ए बराबर हमको क्या आ गया, आर ए बराबर आ गया आर डी cos 37 डिग्री, समझ गए ना। ये आर डी आ गया, आर डी cos 37 इस डायरेक्शन में है, आर डी cos 37 इसका इधर, अब ये क्या हो गया आर डी sin 37, आर डी sin 37 माइनस क्या होगा, ये आर भी ऊपर लग रहा है, इसका ये नीचे लग रहा है, आर डी का इसका कंपोनेंट, आर डी sin 37 माइनस क्या हो जाएगा आर बी, ठीक है, माइनस आर बी, ये हो गया इधर, और ये क्या हो गया, ये भी हो गया माइनस 100, ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव यहाँ लिए, आर बी अप हो गया, 100 नीचे लग रहा है, और इसका कंपोनेंट भी नीचे लग रहा है, ये लग रहा है नहीं 37 यहाँ है, तो इस डायरेक्शन में ये cos 37 आया। हाँ देखिए, तो आर ए हो गया, ये इस डायरेक्शन में हो गया cos 37 आर ए क्या होगा इस डायरेक्शन में, आर ए यहाँ ऐसे लग रहा है, तो आर ए हो गया, फिर बंद करो, ये हो गया, ये प्लस हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। देखिए आर डी sin 37, आर डी sin 37 इस डायरेक्शन में होगा, इसको प्लस लिए, आर भी ऊपर लग रहा है, वो माइनस ले लिए, और 100 भी नीचे लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये हो गया। तो आर भी ये एक इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन। अब वहाँ से लाएंगे उसको, अब उधर करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लग रहा है आर सी यहाँ लग रहा है,
यहाँ इस डायरेक्शन क्या है, आर सी, ये लग रहा है आर सी इस डायरेक्शन, ठीक है, ये आर सी लग रहा है यहाँ, सॉरी ये तो आर डी है, ये तो आर डी यहाँ इसमें देखिए, यहाँ इस डायरेक्शन में आर सी लग रहा है। तो इसको जब बढ़ाएंगे ये, तो ये हो जाएगा, ये आर डी हो जाएगा, ये आर डी, तो आर डी क्या हो जाएगा, आर डी और ये इसका जोड़ होगा तो क्या हो जाएगा, और ये हो गया 37, सॉरी ये 53 है, वो कितना है 37, हाँ ये भी 37 है यहाँ, तो आर डी हो जाएगा वहाँ पर, ये हो गया फिर आर डी, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा इसलिए यहाँ आर डी इसको भी लिए, आर डी इसको भी लिए, दोनों बराबर होगा तो आर डी हो गया, तो आर डी हो जाएगा कॉस, सॉरी साइन 37, आर डी साइन 37 माइनस आर सी विल बी 0। देखिए ये आर डी है यहाँ, आर डी, ठीक है, तो आर डी जो है इसके साथ कितना बना रहा है, ये 53 बनाया, ये 180 बनाया, ये 37, तो ये आर डी हो जाएगा कॉस 37, सॉरी कॉस 37 डिग्री, तो आर डी हो गया कॉस 37, अब माइनस सी इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक डायरेक्शन में ये माइनस आर सी बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, आर डी साइन 37, आर डी साइन 37, अब बाय डायरेक्शन नीचे क्या लग रहा है 100 न्यूटन इक्वल टू 0 हो रहा है, इससे किस कहीं पर कोई प्लस लेते हैं कोई माइनस लेते हैं, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये हो गया यहाँ आर डी इस डायरेक्शन में लगा, तो इसको अप लिया आर डी साइन 37, और इसका ये नीचे लग रहा है बस, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक ये लगा यही यहाँ चला गया, हो गया ये। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं आर डी को, आर डी निकल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय साइन 37, तो 100 ये हो गया, और साइन 37 कितना होगा, साइन 37 हो जाएगा, ये 37 हो गया, 3/5 ये हो गया, तो ये आ गया 500/3 न्यूटन, समझ गए, ये 500/3 न्यूटन आ गया आर डी निकल गया। तो हम यहाँ से आर सी निकाल लेंगे, आर डी में मान दे देंगे, तो ये हो गया आर डी दे देंगे यहाँ पर, तो 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है 4/5, यही होता है 4/5 माइनस आर सी बराबर 0 हो जाएगा, तो आर सी बराबर कितना हो गया, आर सी इक्वल टू हो गया 400 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन, आर सी निकल गया हमारा, डी का निकल गया और सी का निकल गया, आर सी बनकर यहाँ से निकालते हैं आर ए, समझे, यहाँ से आर ए निकालते हैं, तो ये फिर वही चीज़ है आर डी कॉस 37 माइनस आर ए यहाँ का है, आर ए बराबर 0, तो आर डी हमारा आ गया है ये आर डी 400/3, 400/3, सॉरी आर डी कितना है 500 है ना, 500/3, ये 500/3 कॉस 37 कितना हो गया 4/5 माइनस सारे सेम आ जाएगा, आर ए बराबर 0, तो आर ए बराबर कितना आ गया, फिर ये कटा 100, ये 400/3, ठीक है, ये सेम आया, इसलिए आएगा कि ये हॉरिजॉन्टल में वो यहाँ भी लग रहा है और यहाँ लग रहा है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये लग रहा है यहाँ, तो ये सेम होना चाहिए, तो सेम आंसर आ गया 400/3, यानी करेक्ट है, तो 2 आ गया। ये आर डी से मतलब अब हमको आर बी निकालना है, आर बी, तो आर बी हम यहाँ निकाल लेते हैं यहाँ से, तो आर बी बराबर क्या हो जाएगा, आर बी बराबर हो जाएगा 100
उधर भेज देते हैं। प्लस आर डी साइन 37, आर डी हो गया 500/3 और साइन 37 कितना हुआ 3 साइन 37 हो गया 3/5। तो ये आ गया, कितना आ गया, ये कट गया 3, तो ये आ गया 100, तो ये आ गया 200, ये भी करेक्ट है 200 न्यूटन। आर भी हमारा आ गया, यहाँ पर 200 न्यूटन का लगेगा। क्यों लगेगा 200 न्यूटन का, देखिए यहाँ पर 100 न्यूटन आ रहा है, यहाँ भी 100 न्यूटन लगा हुआ, एक ही वो कंपोनेंट ऊपर में लग रहा है, ये 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन। इस डायरेक्शन में एक ही दो लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक ही वो इसको रेस्ट करने वाला है। तो ये 200 आ गई, तो ये भी करेक्ट है। आर भी निकल गया। अब हमको क्या निकलना है, आर ए, आर बी, आर सी तीनों निकल गया। आर डी से तो कोई मतलब नहीं, अच्छा वो भी निकाल दिए तो 500/3। तो यही इसी तरह बनता है। ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में ये इसी तरह का क्वेश्चन, और भी 2 गोला रहेगा तो थोड़ा लंबा इक्वेशन हो जाता है। तो बच्चा आपको भी सिखा दिए, धन्यवाद दीजिएगा हमको। चलिए एक ठो और बताते हैं, बनकर।